नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सेल का एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल रिव्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल के लेवल्स में, फिलहाल के वक्त में कौन सी स्टील कंपनी या तीनों में से ये कौन सी स्टील कंपनी जो है सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये कंपनीज़ के एनालिसिस जो है, तीनों कंपनीज़ के एनालिसिस ये 2 या 3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, बट ज़्यादा कुछ उससे पर्सपेक्टिव मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टील सेक्टर का स्टार्टिंग में एनालिसिस लगा दिया, क्योंकि दिस इज़ मोर ऑफ अ सेक्टोरल प्ले। स्टील जो होता है एक सिक्लिकल सेक्टर होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह ये दिस इज़ मोर ऑफ अ सेक्टोरल प्ले रादर देन अ कंपनी प्ले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टील सेक्टर की थोड़ी जानकारी ले लें, सो दैट यू कैन अप्लाई दिस फ्रेमवर्क, अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई दिस नॉलेज फॉर अदर स्टील कंपनीज और अदर फेरस कंपनीज दैट यू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन और एनालाइज। तो मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे स्टील सेक्टर को समझाने के लिए, उसके बाद 2-3 मिनट में मैं ये कंपनीज का एनालिसिस कर दूंगा, तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा पिक्चर, राइट। तो देयर आर सम 7 स्लाइड्स, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बहुत सिंपल रखा है। जस्ट इंश्योर दैट यू गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो और अंडरस्टैंड द कंप्लीट सेक्टर प्लस द कंपनी एनालिसिस, राइट। तो स्टील की अगर एक मैक्रो पिक्चर देना है तो दीज आर द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील, राइट। चाइना और इंडिया जो है टॉप 2 प्रोड्यूसर्स है। तो चाइना 1000 मिलियन टन पर एनम MTPA पर एनम एक तरह से प्रोड्यूस करता है, इंडिया जो है 150 MTPA पर एनम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यू हैव जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, राइट। तो ये नॉर्मली जो है 5 एक तरह से कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करते हैं। हमारे लिए जो रेलेवेंस है टॉप 2 कंट्रीज़ का है, बाकी इतना कुछ मैटर नहीं करते। बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, तो वहाँ पे जो भी स्टील की खपत होनी थी, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, राइट। बट फिर भी मैंने यहाँ पे प्राइसेस एक तरह से लगा दिए हैं। तो इफ़ यू लुक एट द रेड लाइन ओवर हियर, ये रेड लाइन जो है दिस इज द HRC इज हॉट रोल्ड कॉइल। सो दीज आर इंटरनेशनल स्टील प्राइजेस और ग्लोबल स्टील प्राइजेस, जिसमें अगर आप देखोगे जो रेड लाइन है वो चाइना है, जो सबसे सस्ता है, करीबन $500-550 का एक तरह से स्टील आता है पर टन उनका। उसके बाद जो ऑरेंज लाइन है वो इंडिया है, थोड़ा महंगा है चाइना से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में थोड़ा महंगा है, तो राइट, थोड़ा मैन पावर कॉस्ट वगैरह इंडिया में ज़्यादा होता है, तो थोड़ा महंगा होता है इंडियन स्टील। जो ग्रीन आप देखोगे वो है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इज मोर एक्सपेंसिव produces, or the steel which is traded in European Union is far more expensive than India and China. And top में अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स है एक तरह से, जो ब्लू में अगर आपको दिख रहा है, तो टैरिफ की वजह से इनका जो थोड़ा स्टील के जो प्राइजेस हैं यहाँ पे वो महंगे हुए हैं। तो राइट, तो दिस इज़ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर गेम। जो सबसे सस्ते में स्टील बनाता है वही सस्ते में स्टील एक तरह से बेचता है। तो अगर आप देखोगे, आपको बहुत सुनाई दिया होगा कि वियतनाम, चाइना ये बहुत डंपिंग करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्टील की बहुत डंपिंग करते हैं। वो डंपिंग करना पड़ता है क्योंकि वो लोग इतना सस्ते में बनाते हैं और सस्ता स्टील सबको चाहिए होता है, राइट। यूएस का जो है टैरिफ लगा के स्टील जो महंगा हुआ, ये मुझे नहीं लगता यूएस वाले लोग को भी चाहिए होगा, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टील इज हु इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। इफ यू टेक अ ज्योग्राफी, इफ यू टेक अ कंट्री और इफ यू टेक द ग्लोब, कौन सबसे सस्ते में स्टील बनाता है, और सबसे सस्ते में स्टील जो है वो चाइना बनाता है, राइट। तो स्टील बनाने में 2 पदार्थ, 2 रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड। वन इज कोकिंग कोल, विच इज नथिंग बट कोल, इट्स वन ऑफ द फॉर्म्स, अ डेरिवेटिव ऑफ कोल। तो अगर आप देखोगे स्टील के जो प्राइसेस हैं यहाँ पे, जो 2021 का पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक एक तरह से वक्त था जब ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आ गया था, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आई थी, तो सारे स्टील के प्राइसेस जो बहुत ऊपर चले गए थे और अब कंसोलिडेट होके एक तरह से नीचे ही आ रहे हैं, राइट। सो दिस हैज़ अ वेरी डायरेक्ट कोरिलेशन टू आपका कोकिंग कोल के प्राइसेस, राइट। तो दीज आर कोल प्राइसेस। सो इफ यू सी कोकिंग कोल, इट इज काइंड ऑफ स्लाइडिंग इन द डाउन साइड डायरेक्शन, राइट। इवन इफ यू लुक एट आयरन ओर, राइट, ये भी एक तरह से नीचे ही जा रहा है। तो जब तक रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस सस्ते रहेंगे, स्टील के प्राइसेस सस्ते रहेंगे। देयर आर अदर काइंड ऑफ वेरिएबल्स विच डिसाइड द प्राइसेस ऑफ स्टील, बट ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। आयरन ओर और कोयला जो है वो जाके स्टील एक तरह से बनाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो कि पोस्ट पैंडेमिक में दोनों के प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग डाउन। तो आयरन और कुछ $92 पे ट्रेड कर रहा है, एंड कोकिंग कोल जो है वो कुछ $200 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया से आता है कोकिंग कोल, जो इंडियन कंपनीज लेते हैं, क्योंकि इंडिया में कोकिंग कोल नहीं मिलता है, राइट। तो इंडिया में थर्मल कोल मिलता है, जो कोल इंडिया सप्लाई करती है, दैट इज थर्मल कोल। कुकिंग कोल है जो वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, हर कोई ऑस्ट्रेलिया जाके एक तरह से कुकिंग कोल लेके आता है, राइट। आयरन ओर के माइंस जो है वो इंडिया में, उस पर हम आते हैं एज वी गो हेड, राइट। तो मेजर जो 2 कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे वो है चाइना और इंडिया। इंडिया हमें डिस्कस करना है क्योंकि इंडियन कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, और चाइना इज द ग्लोबल डिक्टेटर ऑफ स्टील प्राइसेस। तो चाइना में जो स्टील प्राइसेस चल रहे हैं उसका एक तरह से ना असर या इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में होता है, बिकॉज इट्स द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, राइट। तो
यहाँ पे ये ग्राफ्स थोड़ा अच्छे से समझते हैं, राइट। तो इफ यू लुक एट दी, तो ये 2020 से 2025 का डेटा है, राइट। तो इफ यू लुक एट द ब्लू लाइन इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो अगर आप देखोगे चाइना में जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा धीमे कम हो रहा है, राइट। बट उससे ज़्यादा जो कम हो रहा है वो कंजम्पशन कम हो रहा है। द ग्रीन लाइन इज द कंजम्पशन लाइन। तो प्रोडक्शन कम हो रहा है बट कहीं ज़्यादा जो है उसका कंजम्पशन कम हो रहा है, राइट। तो जब चाइना प्रोड्यूस अच्छा करता है और कंज्यूम नहीं करता है तो वो क्या करता है, तो रेड लाइन में आपको एक्सपोर्ट्स दिख रहा है। तो इसलिए आपको डंपिंग की कहानियां सुनाई देती है कि चाइना डंप्स स्टील इन अदर कंट्रीज, राइट। सो द रेड डॉटेड लाइन इज एक्सपोर्ट। सो चाइना इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट, इट इज नॉट consuming enough, so that's why it has to export, right? The gray line is imports. तो जो 2020-21 में जो स्टिमुलस मिला था उसकी वजह से चाइना को भी इंपोर्ट करना पड़ा था स्टील, बिकॉज इट वाज कंस्ट्रक्टिंग रियल एस्टेट, उनके जो ब्रिजेस वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बट उनका जो इंपोर्ट्स है वो पूरा धीमे हो चुका है, राइट। तो यर यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन चाइना। तो अगर आप देखोगे 2020 में एक तरह से प्राइसेस फेयर अराउंड $500, तब तो कोविड का वक्त नहीं था, कोविड के पहले का वक्त है। सडनली इन कोविड जो है $900 पे एक तरह से प्राइसेस चले गए थे चाइना के एचआरसी के, राइट। तो चाइना के एचआरसी स्टील प्राइसेस है ये, राइट। तो क्यों गए थे, ऑब्वियसली कोविड के वक्त बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिमांड थी, इंटरेस्ट रेट्स बहुत सस्ते थे, सप्लाई चेन रप्चर्स हो रहे थे, तो स्टील की बहुत ज़रूरत थी। 2022 में एक तरह से 700 पे एक तरह से कम हुआ है, मतलब थोड़ा प्राइस कम होने लग गए, क्योंकि जो एवरग्रांड का भी आपने केस सुना होगा, कितना बड़ा रियल एस्टेट कंपनी जो चाइना में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के इश्यूज जो है उसके वजह से चाइना में जो स्टील की डिमांड है वो कम होने लगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंजम्पशन कम होने लगा बिकॉज द प्रॉपर्टी क्राइसिस इन चाइना, और वो प्रॉपर्टी क्राइसिस अभी भी चल रहा है। तो चाइना में प्रॉपर्टी प्राइसेस होने की वजह से और स्टील डिमांड एक तरह से स्लम्प हुआ, 600 लेवल्स पे चला गया, जिसकी वजह से चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और चाइना बहुत सारा एक्सपोर्ट ही कर रहा है अभी तक, राइट। तो करीबन इंडिया में 100 MTPA का स्टील जो है इस साल में डंप किया है चाइना ने। तो मतलब चाइना भर भर के इंडिया में डंप करता है, राइट। तो इफ यू लुक एट द प्राइसेस ओवर हियर, हमने प्रीवियस ग्राफ में भी यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे चाइना के प्राइसेस है 2021 में एकदम ऊपर गए, एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट द एचआरसी और द स्टील प्राइसेस, ये एक तरह से नीचे ही जा रहे हैं। तो चाइना का फ्यूचर क्या है, चाइना में स्टील का फ्यूचर क्या है? एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री। तो जो बड़े प्लेयर्स है वो छोटे प्लेयर्स को खा रहे हैं, क्योंकि ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़े कम हुआ है, तो सस्टेनेबल नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बिजनेस में, राइट। प्रोडक्शंस भी कम हुए, बट एक्सपोर्ट्स पे चाइना ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बट ये टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट्स में भी लगी पड़ी है उनकी, राइट। तो चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा सबड्यूड है, चाइना की इकोनॉमी भी थोड़ी सबड्यूड है। जितना मैंने सुना कि 5.5% से ग्रो कर रही है इकोनॉमी, जो इकोनॉमी 11%, 13% से ग्रो करती थी, 9% से ग्रो करती थी, वो अब 5.5 पे ग्रो कर रही है। तो चाइना में जो फ्यूचर ऑफ स्टील जो है वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, वो 1000 MTPA, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 MTPA तक पहुंचेंगे अगले 1-2 साल में। उससे ज़्यादा स्टील में ज़्यादा खपत होने नहीं वाली है चाइना की, राइट। तो दैट वाज चाइना। अब इंडिया की स्टोरी पूरी अलग स्टोरी है, राइट। यू लुक एट द डेटा ओवर हियर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द ब्लू लाइन इज द प्रोडक्शन। तो इंडिया में प्रोडक्शन जिस तरह चाइना में कम हुआ, इंडिया में सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, राइट। प्रोडक्शन इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? तो कोविड के बाद इंडिया में प्रोडक्शन इतना बढ़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा केपेक्स किया है, मतलब 11 लाख करोड़ वॉज द गवर्नमेंट आउटप्ले फॉर केपेक्स, मतलब ब्रिजेस, रोड्स, व्हाटएवर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड इन द लास्ट 4-5 ईयर्स। जो भी बुल मार्केट दिखा है इंडिया में वो मेटल्स पे आया एक तरह से, क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा केपेक्स किया है, राइट। सो प्रोडक्शन वेंट अप एंड सो डिड कंजम्पशन। द ग्रीन लाइन इफ यू सी एकदम ऊपर चला गया, बिकॉज वी कंज्यूम्ड सो मच स्टील, राइट। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इंक्रीज इन इंडिया, राइट। सिमिलरली इंडिया को और जरूरत थी एक तरह से इंपोर्ट्स की। द डॉटेड ग्रे लाइन इज इंपोर्ट्स की, यार इतनी स्टील की जरूरत है कि इंपोर्ट करना पड़ा। अभी भी 100 MTPA का स्टील एक तरह से चाइना से आया, इंपोर्ट किया, और कुछ हद तक इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। तो JSW स्टील डज अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो कुछ हद तक इंडिया ने स्टील को एक्सपोर्ट भी किया, राइट। तो इंडिया में कहानी अगर आप देखोगे तो बिफोर पैंडेमिक 40,000 पर टन पे एक तरह से स्टील प्राइसेस ट्रेड करते थे। पैंडेमिक के वक्त 72,000 पे हुआ, और वहाँ पे ऊपर ही रहा, चाइना की तरह कोलैप्स नहीं किया। 66,000 पर टन एक रुपीज़ में है ये प्राइसेस, डॉलर में नहीं है, राइट। ये एक तरह से इंडिया में 2022 में इतना ज़्यादा स्टील की ज़रूरत थी कि इंडिया ने एक तरह से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि इफ़ यू, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बोला अगर स्टील एकदम तुमने एक्सपोर्ट किया तो 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो जो भी स्टील है वो घर में एक तरह से इस्तेमाल करो, राइट। एंड राइट नाउ इफ यू सी सिमिलर टू चाइना, तो चाइना को ही फॉलो करता है सब कुछ, राइट। इफ यू सी द प्राइसेस ओवर हियर, दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड $50,000 पर एक तरह से पर टन, राइट। तो इंडिया में ग्रोथ ड्राइवर्स कहाँ पे? एक तो इंडिया वांट्स टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू 300 MTPA, सो इट्स करंटली 150
MTPA. It is growing. The steel sector is growing at 8 to 9% and it wants to reach to 300 MTPA by 2030, right? डिमांड कहाँ से आएगा? एक तो गवर्नमेंट केपेक्स, थोड़ा गवर्नमेंट केपेक्स स्टैग्नेंट हुआ है पिछले साल से, आगे जाके भी स्टैग्नेंट रहेगा, बट द ऑटोमोटिव डिमांड इज वेरी वेरी हाई. तो अगर आप ऑटो में एक जो बुल रन देख रहे हैं वो स्टील की वजह से आ रहा है, राइट? आई मीन स्टील की वजह से नहीं आ रहा है, मतलब स्टील में जो बुल रन देख रहे हैं वो ऑटो की वजह से आ रहा है, राइट? ऑटो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो जीएसटी वगैरह का जो कट्स लगा है, राइट, तो उसकी वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक जो बूम दिखेगा आगे जाके, राइट? तो यू रिक्वायर स्टील एंड एल्यूमिनियम इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो वो कहीं ना कहीं स्टील प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़. तो इंडिया सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाता है, तो ये करीबन 12% की सेफ गार्ड ड्यूटीज़ है. तो अगर आप देखो यहाँ पे द प्राइजेज ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो ये ऑरेंज में जो है वो इंडिया है और रेड में जो है चाइना. ऑब्वियसली चाइना सस्ता है. तो चाइना में अगर 1 टन का स्टील बनाना है तो आपको $500 लगेंगे. इंडिया में अगर आपको 1 टन का स्टील बनाना है तो आपको करीबन $1200 लगेंगे. तो इंडिया इज नॉट द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर अक्रॉस द वर्ल्ड. तो एक ही चीज़ एक तरह से इंडियन स्टील इंडस्ट्री और इंडियन स्टील कंपनीज को बचा रही है, वो है सेफ गार्ड ड्यूटीज़. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे करीबन 12% के सेफ गार्ड ड्यूटीज़ गवर्नमेंट लगाता है, राइट? ये बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है. दुनिया भर के ड्यूटीज़ लगाते हैं ताकि चाइनीज स्टील इंडिया में डंप ना हो. सो दिस इज द बेस प्राइस. चाइना का जो स्टील है $465 MTPA है. इंडिया का जो है वो करीबन 560. तो इंडियन स्टील, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडियन स्टील इज वेरी वेरी हाई एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटीज, द सेफ गार्ड ड्यूटीज, द इम्पोर्ट ड्यूटीज दैट इंडियन स्टील इज प्रोटेक्टेड. विल दिस कंटिन्यू अहेड? 100% कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो रिवर्स हो रहा है. इट्स बिकमिंग डी ग्लोबलाइजेशन. तो पिछले 1 साल में जो भी टैरिफ्स वगैरह अनाउंस किए, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर सिर्फ टैरिफ्स डाल रहा है. मेक्सिको ने टैरिफ डाला है, टर्की ने टैरिफ डाला, यूएस ने टैरिफ डाला, इंडिया, ईयू, एवरीवन इज गोइंग टू प्ले द टैरिफ गेम, जिसकी वजह से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो है वो इंक्रीज होंगे. इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफी प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और टैरिफ्स डालेगी एक तरह से, या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगी जो भी स्टील बाहर से यहाँ पे आ रहा है. बहुत रिसेंटली इलेक्ट्रिकल स्टील पे 19 दिसंबर को इलेक्ट्रिकल स्टील जो चाइना से आ रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैरिफ डाला. दैट्स वाई इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स यू सी कि स्टील के प्राइसेस जो है या फिर मेटल्स के प्राइसेस जो है इतने दौड़ रहे हैं, राइट? तो एक बहुत प्रोटेक्शनिस्ट ईरा में हम घुस रहे हैं एंड every commodity player in respective countries would be protected, and this was started by the US in April 2024, right? 2025, sorry, right? तो India जो है it's a net importer of steel because India needs steel really badly. तो अगर आप देखोगे, right, India इतना प्रोड्यूस करता है, right, and it consumes this much, करीबन 90 जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है और उसको और इंपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, राइट? तो ये जो भी स्टील कंपनीज हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ जो 12% है उसको बढ़ा के 15% कर दे, 25% कर दे, ताकि चाइना का एक स्टील यहाँ पे बिके नहीं और जो भी जो स्टील बिके वो सेल का, JSW का, टाटा स्टील का बिके, राइट? तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ्स, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स दैट द इंडियन स्टील मिल्स आर रनिंग. अदरवाइज अगर आप कॉस्ट पे देखेंगे, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर देखोगे, इट इज़ चाइना, राइट? तो यहाँ पे हम कंपनीज पे आ जाते हैं, राइट? सो दिस इज द लार्जर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टील सेक्टर, राइट? इफ यू लुक एट कंपनीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू एनालाइज इज EBITDA पर टन. EBITDA इज नथिंग बट रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिकॉर्ड हाइज जब थे 2022 में, सबसे ज़्यादा EBITDA पर टन टाटा स्टील का था, देन इट वॉज नेक्स्ट इज JSW, सेकेंड है सेकेंड स्पॉट पे, और थर्ड स्पॉट पे एक तरह से सेल है, राइट? अभी भी अगर आप देखोगे भले EBITDA पर टन सारे कंपनीज का कम हुआ है, बट द लीडर इज टाटा स्टील फॉलोड बाय JSW एंड देन इट इज सेल. तो क्यों टाटा स्टील का EBITDA पर स्टील या EBITDA पर टन इतना अच्छा क्यों है, फॉलोड बाय JSW, और सेल का इतना खराब क्यों है, राइट? तो प्रोज एंड कॉन्स है. एक तो डिमांड साइड पे चीज़ें क्या आ रही है और कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, राइट? तो टाटा स्टील के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके जो माइंस है वो कैप्टिव माइंस है. तो आयरन ओर के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ता, NMDC के पास जाना नहीं पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. कैप्टिव माइंस है, खुद के घर में आयरन ओर एक तरह से उग रहा है, बोल सकते हो आप, राइट? तो इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट स्ट्रक्चर आप देखोगे, राइट, ये JSW से काफ़ी कम है, राइट? रॉ मटेरियल्स पे JSW के जो माइंस है उसमें से 40% एक तरह से आयरन ओर आता है, बाकी सब उनको इंपोर्ट करना पड़ता है. और JSW ने बहुत रिसेंटली गवर्नमेंट से ये माइंस जो ऑक्शन हुए और उसके ऊपर बहुत रॉयल्टीज़ और ऑक्शन प्रीमियम, तो बहुत नुकसान होता है JSW को, स्पेशली ऑन दी आयरन ओर साइड, राइट? सेल का अगर आप देखोगे, सेल के भी कैप्टिव माइंस है, गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब खुद की घर की कंपनी है, तो PSU है, तो खुद के एक तरह से माइंस एक तरह से गवर्नमेंट ने सेल को दिए. दैट्स वाई ऑन द रॉ मटेरियल साइड यू
you see Tata Steel and SAIL to be very cost efficient because they have captive iron ore mines, right? दूसरा एक important part, अगर आप SAIL का देखोगे ना, एम्प्लॉय कॉस्ट इज 15 to 20% ऑफ द टोटल काइंड ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, उतने लोगों को पेरोल पे रखना पड़ता है, उतना एक पीएसयू कंपनी, तो हम समझ सकते हैं कि मैन पावर कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा है, राइट? टाटा स्टील का देखोगे आप 6 to 8% है, टाटा है, ज़्यादा लोगों को निकालता नहीं है काम से, टाटा काफ़ी पुरानी कंपनी है, 120 साल पुराना है टाटा स्टील, तो एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स टाटा में बहुत होते हैं, राइट? एंड द मोस्ट एफिशिएंट ऑन दिस पार्ट इज काइंड ऑफ JSW स्टील 3 to 4%। तो सबसे मैन पावर पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो भी नुकसान JSW को यहाँ पे हो रहा है वो मैन पावर पे निकाल रहा है। और दूसरा जो JSW करता है वो है कोकिंग कोल, ऑस्ट्रेलिया से सबसे सस्ते में उठाता है, राइट? टाटा स्टील और सेल बहुत महंगे में एक तरह से उठाते हैं, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है JSW के, वो काफ़ी सस्ते में एक तरह से ऑस्ट्रेलिया से माल उठाता है। तो लेट्स से अगर कोकिंग कोल के प्राइसेस बढ़ते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तीनों कंपनीज में से सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो JSW को होगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर। आयरन ओर के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट 1 year 2 years 3 years, तो दो कंपनीज को फायदा होगा, टाटा स्टील एंड सेल, क्योंकि इन दोनों के कैप्टिव माइंस है, तो कॉस्ट पे ये कंपनीज इस तरह खेलते हैं, राइट? तो अगर आप देखोगे पावर कॉल, फ्यूल कॉस्ट, तो हर कोई अपना जो भी ग्रीन पावर, जो भी सोलर पावर, जो भी लगा के काम करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑन द कॉस्ट साइड you have these kind of dynamics amongst these three companies, right? You come on the demand side right now, right? तो demand side पे क्या होता है, there are two products which are primarily sold. One is the flat product, one is the long product. Flat product जो है वो ऑटोमोटिव्स में जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाता है, तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये महंगा प्रोडक्ट होता है, इसमें मार्जिन अच्छे होते हैं। लॉन्ग प्रोडक्ट होता है छड़, जो आपका ब्रिजेस में जाता है ना, रोड्स में जाता है, घर जो बनाते हैं, रियल एस्टेट में जाता है, राइट? तो फ्लैट प्रोडक्ट जो HRC होता है वो फ्लैट प्रोडक्ट है, जिसके प्राइसेस में गिनवा रहा हूं इतने वक्त से, वो फ्लैट प्रोडक्ट है और वो एक्सपोर्ट होता है। लॉन्ग प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट नहीं होता, वो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, राइट? तो अगर आप देखोगे JSW की एबिटा पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है एज कंपेयर टू सेल, बिकॉज उनका जो फ्लैट प्रोडक्ट्स है वो 75% एक तरह से इज द टोटल रेवेन्यू मिक्स। टाटा स्टील का सबसे बेस्ट है बिकॉज 55% इज फ्लैट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू मिक्स, राइट? प्रोडक्ट मिक्स, राइट? सेल का लॉन्ग प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो सेल इफ यू सी इट्स 55% विच इज लॉन्ग प्रोडक्ट्स। दैट्स वाई एबिटा पर टन पे टाटा स्टील इज वेरी गुड, बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर पे काफ़ी ऑप्टिमाइज किया है, और एक तरह से डिमांड साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 55% इज दी kind of flat products, right? तो यहाँ पे मैंने notes लिखे, I'll just go through the notes. TSL has captive mines like others. It imports 70% of coking coal from Australia. ये सब की कहानी है. It has a highly integrated model of operations plus higher percentage of flat products. तो integrated model है, integrated steel plant से मतलब iron ore से लेके end steel तक जो ये बनाना है पूरा integrated है, which is not the case in JSW, right? JSW has 40 to 50 mines as captive, but it has to pay a lot of royalties to the government. वो जो भी ऑक्शन प्रीमियम्स की मैंने बात करी, बट ऑन अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट इट्स वेरी एफिशिएंट। JSW इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर्स आउट हियर, राइट? इट सोर्सेस कोकिंग कोल एट अ लोअर प्राइस कंपेयर्ड टू अदर्स, एंड इट हैज द हाईएस्ट फ्लैट प्रोडक्ट सेल्स, राइट? दिस इज अबाउट JSW। एंड देन सेल इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम 3 to 4x मैन पावर कॉस्ट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कैप्टिव माइंस, बट इनके फर्नेसेस भी बहुत पुराने, मतलब पुरानी कंपनी है सेल, तो फर्नेसेस जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं काफ़ी पुराने हैं, इनएफिशिएंट है थोड़ी कंपनी, राइट? लॉन्ग्स ज़्यादा है फ्लैट्स के मुताबिक, राइट? बट द माइंस विच JSW, सबसे इंपॉर्टेंट, द माइंस विच JSW, सॉरी माइंस विच सेल, विच सेल के पास जो माइंस है, द लीज और द एक्सपायरी ऑफ दिस माइंस विल ओनली हैपन आफ्टर 20 years। टाटा स्टील का इट विल हैपन इन 2030। तो फिर से एक तरह से टाटा स्टील को ऑक्शन प्रीमियम्स दे के फिर से माइंस लेने पड़ेंगे, जो उनके कॉस्ट इंक्रीज करेगा। तो बहुत अगर लॉन्ग टर्म में देखने जाए तो सेल जो है वो काफ़ी एक कॉस्ट कंपिटिटिव प्लेयर लग रहा है, बट JSW एक बहुत एफिशिएंट प्लेयर लगा है। बट अगर अभी का हम सिनारियो देखें तो टाटा स्टील जो है एबिटा पर टन पे एक तरह से जीत रहा है, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक विच इज डेट, बिकॉज डेट डिसाइड करता है कि आप कितना केपेक्स करोगे, बिकॉज दिस आर केपेक्स हैवी सेक्टर्स। अगर आप देखो यहाँ पे सारों के केपेक्स प्लान देखो, 15 to 18,000 फॉर टाटा स्टील, 20,000 फॉर JSW स्टील, सेल का 7,500 to 10,000, राइट? तो ये डिसाइड करता है कि हाउ मच डेट, हाउ मच आपकी बैलेंस शीट पे कितना डेट है। तो जब जो सबसे डिसिप्लिन प्लेयर है, जो सबसे कम डेट है जिसके बैलेंस शीट पे, वो ज़्यादा एक तरह से और डेट लेके केपेक्स कर सकता है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे टाटा स्टील का नेट डेट टू एबिटा इज जस्ट 2.1, JSW का सबसे ज़्यादा है 2.9। JSW इज़ अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर, इट वॉन्ट्स टू टेक मार्केट शेयर, तो उसकी वजह से ज़बरदस्त केपेक्स करना चाहता है JSW, डेट भी उठाता है, केपेक्स भी करता है,
because it wants to reach to 50 MTPA, right? Tata Steel 40 MTPA रीच करना चाहता है by 2030, right? सेल का अगर आप देखो इट्स 2.6, बट सेल का प्रॉब्लम क्या है कि सेल को जो भी केपेक्स एबिटा पर टन सेल का बहुत कम है, तो वट एवर केपेक्स दैट इट हैज टू डू वो पूरा बैंक लोन से बनेगा. दैट्स वाई ये दिक्कत है थोड़ा सेल में, राइट? सो हियर आई हैव काइंड ऑफ नोटेड ओवर हियर सेल टीएसएल हैज द लोएस्ट नेट डेट टू एबिटा विच गिव्स इट ड्राई पाउडर टू एक्सपैंड फर्दर. जेएसडब्ल्यू हैज द हाइएस्ट डेट, जेएसडब्ल्यू का डेट सबसे ज्यादा है. इट वांट्स टू कैप्चर मार्केट शेयर, ये स्ट्रैटेजी है एक तरह से जेएसडब्ल्यू की. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क ऑब्वियसली जो मार्केट शेयर लेना चाहता है उसको ज्यादा रहेगी. सेल wants to do capex, but the EBITDA per ton is so low that it will have to depend on bank loans which will double its debt. तो ये सेल का जो डेट है वो आगे जाके बड़ा बनेगा, राइट? सो आउट ऑफ दीज कंपनीज वैल्यूएशंस देखते, राइट? तो सेल का वैल्यूएशन सबसे कम है, राइट? टाटा स्टील का सेकेंड बेस्ट है एंड जेएसडब्ल्यू का सबसे ज़्यादा है. तो इन्वेस्ट इन टाटा स्टील फॉर स्टेबिलिटी. तो टाटा स्टील इज अ क्वालिटी प्लेयर, स्टेबल प्लेयर, एक अच्छा कंपाउंडिंग मशीन है टाटा स्टील. जेएसडब्ल्यू फॉर ग्रोथ. तो इफ़ यू वांट टू सी सम क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मोमेंटम देखना चाहते हो, देन जेएसडब्ल्यू इज द गुड प्लेयर. एंड वैल्यू एंड डिविडेंड्स फॉर सेल. सो इफ़ यू वांट टू जस्ट प्ले इट सेफ, सेल जो है काफ़ी सस्ता है एक तरह से. 0.5 to 2 या 0.5 to 1.5 के बीच में अगर प्राइस टू बुक होता है स्टील कंपनीज का, देन दीज आर गुड बाइज, राइट? तो सेल इज प्राइस लोअर बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी एंड फ्यूचर बैंक लोन्स which will have to take. JSW could be a good momentum stock and Tata Steel could be a very safe quality bet, right? So ये तीन कंपनीज के डायनामिक्स ये है. मैंने यहाँ पे तीनों के चार्ट्स लगाए बट मैंने तीनों के नाम नहीं लगे, क्योंकि अगर आप देखोगे इनको गौर से, सारों में एक मोमेंटम दिखता है, सारों में एक अप ट्रेंड दिखता है. बाय द वे ये टीएसएल है, ये जेएसडब्ल्यू है और ये आपका सेल है. तो दिस इज मोर ऑफ अ सेक्टर थिंग रादर देन अ कंपनी थिंग. कंपनी मैटर करता है, बॉटम अप अप्रोच मैटर करता है, बट टॉप डाउन अप्रोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टील. तो टॉप डाउन की बात है तो व्हाट आर द रिस्क्स फॉर इंडियन स्टील? एक तो गवर्नमेंट केपेक्स अगर स्लो डाउन हो जाए तो ये बजट जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, क्योंकि उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर वो बताएगी कितना आउटले देना चाहती है वो इस साल, अगले साल जो भी गवर्नमेंट केपेक्स होगा, और वो आउटले अगर कम रहेगा तो स्टील स्टॉक्स गिर जाएंगे, राइट? दूसरा इज मॉडरेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज. ये होगा तो नहीं, बट अगर कहीं गवर्नमेंट डिसाइड करे कि नहीं यार थोड़ा सस्ता स्टील लेके आते हैं चाइना से, और वो सेफ गार्ड ड्यूटी जो 12% है उसको 8% करते हैं, तो पूरा स्टील मिल्स का लग जाएगा, राइट? थर्ड थिंग इज रॉ मटेरियल कॉस्ट. मुझे लगता है कि कोकिंग कोल और आयरन ओर के कॉस्ट कम ही रहेंगे इस साल में. 2026 में थोड़ा नीचे ही रहेगा, बट यू नेवर नो. अगर ये रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ऊपर चले गए, तो मैंने डायनामिक्स आपको समझाया था कौन से जो तीन कंपनीज है उसमें से कौन सा बेनिफिट करेगा अगर कोकिंग कोल के प्राइस इंक्रीज करेंगे, और कौन से दो कंपनीज बेनिफिट करेंगे अगर आयरन ओर के प्राइस इंक्रीज करेंगे, राइट? ओवर सप्लाई, इतना ज़्यादा केपेक्स हो रहा है, अगर डिमांड उतनी निकली नहीं, या फिर गवर्नमेंट ने अगर अपना केपेक्स कम कर दिया, या फिर ऑटोमोटिव ठप हो गया, तो क्या होगा? तो 70% से नीचे अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है तो प्रॉब्लम होती है, फिर स्टील को डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है, दिक्कत हो जाएगी. तो अभी जो है 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनीज काम कर रहे हैं. पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेशन. तो यूरोप बहुत क्लियर है कि जो भी स्टील आएगी वहाँ पे कार्बन फ्री स्टील होगी, ग्रीन स्टील होगी, और अगर कार्बन से बनी हुई स्टील हो तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में नहीं बनी होगी स्टील, अगर ब्लास्ट फर्नेस में बनी होगी तो देर आर सर्टन ड्यूटीज दैट दीज प्लेयर्स हैव टू से. तो ना टाटा स्टील के नेदरलैंड्स में, यूके में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जेएसडब्ल्यू बहुत एक्सपोर्ट करता है, तो ये दो कंपनीज को थोड़ा इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो दीज आर द रिस्क्स फॉर द इंडियन स्टील इंडस्ट्री. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ सिंपल लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द मेंबरशिप ऑप्शन if you want to know what is there in my portfolio. Most of the companies that I discuss over here, I put in my portfolio. तो एक आपको एक rationale मिल जाएगा, एक logic मिल जाएगा, which are the companies that I've invested in. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.